Hello and welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS and today is the 13th day of आरंभ द बिगनिंग सीरीज जो कि हमने 67वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को या किसी अन्य एग्जामिनेशन की भी तैयारी आप कर रहे हो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, टारगेट करके हमने शुरू किया था। और आज का टॉपिक है भारत में एजुकेशनल डेवलपमेंट, भारत में शिक्षा का विकास। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला हो गया कंपनी के शासन के अधीन जो है इंडिया में एजुकेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रयास किए गए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्राउन के अधीन जब 1857 का विद्रोह होता है और एज यू नो 1858 में जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है, तो उनके द्वारा जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेके क्या क्या प्रयास किए गए इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे। वहीं हम डायरकी के थ्रू जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है और एज यू नो वहां पे जो है द्वैध शासन की स्थापना होती है, तो प्रांतों को एजुकेशन हस्तांतरित कर दिया जाता है। एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था तो द्वैध शासन के अधीन जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य किए गए, इस टॉपिक को हम ऐसे बांट के पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आप आरंभ द बिगनिंग सीरीज के पेड वर्जन से जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, उसे फॉलो करके आप जुड़ सकते हो। देखिए, अजब विडंबना थी हमारे साथ, जहां प्राचीन भारत जो है आधुनिक साइंस का जो भी कॉन्सेप्ट आप आज देखते हो, चाहे वह ग्रेविटेशनल लॉ का हो या सापेक्षता का सिद्धांत हो या शल्य चिकित्सा हो, सब में हम आगे थे, सारी जानकारियां हमारे पास थी। लेकिन जैसे इन्वेडर्स आते गए, जो मिडिल ईस्ट के इन्वेडर्स थे, चाहे वो सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को काफी डिस्ट्रॉय कर दिया और अंग्रेजों के द्वारा जो है कुछ नए एजुकेशनल पॉलिसी लाई गई और उनके द्वारा जो है अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों के द्वारा भी जो है एजुकेशन को एनहांस करने के अनेक प्रयास किए गए आजादी तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब कंपनी का रूल एस्टेब्लिश होता है इंडिया में, तो शुरुआत के 60 वर्षों तक अर्थात 6 दशकों तक जो है कंपनी विशुद्ध व्यापारी कंपनी होती है। ठीक है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह, ठीक है, विशुद्ध व्यापारी कंपनी होती है और कंपनी का ध्यान जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं जाता। क्या नहीं जाता? एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ जो है बिल्कुल नहीं जाता। तो अब क्या कोई ये कहेगा कि या क्या जो है इंडिया में व्यक्तिगत प्रयास भी नहीं किए जाते थे एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेके? किए जाते थे, उसमें से कुछ प्रयास जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसका भी मकसद जो था वो ब्रिटेन के पक्ष पोषण को लेके था, कंपनी के पक्ष पोषण को लेके था। आप देखते हैं कि 1781 में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, 2 टॉपिक, कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, जिसकी स्थापना जो है 1791 में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता मदरसा जिसकी स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी, इसकी स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने की। ये वारेन हेस्टिंग्स चचा हैं, इनका चेहरा आप याद रखिएगा। वहीं यदि बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में करा था। अब देखिए कि इनका एम क्या था, क्या ये भारतीयों के हित के लिए इन्होंने ये सब कार्य किए? तो मैं कहूंगा या कोई भी आपसे कहेगा, इतिहास कहेगा कि बिल्कुल नहीं। ये लोग अपना हर एक तरीके से पक्ष पोषण चाहते थे। इनका उद्देश्य यही था कि शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं में जो है ऐसे भारतीय विद्वान तैयार करे जाएं जो हमारे कानूनी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सहायता कर सकें। क्योंकि ये लोग जो थे ब्रिटेन के लोग, उनको जो है लोकल जो कल्चर था, जो रिचुअल्स थे, इस्लामिक लॉ था या हिंदू लॉ था, उनको पता नहीं था। तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो इनको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हो, जिनको इंग्लिश भी आती हो, ये पढ़ के और हमारी जो है सहायता कर सके। ठीक है, यहां तक स्थिति क्लियर कि शुरुआत के वर्षों में कंपनी का ध्यान उस पे नहीं था एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेके, व्यक्तिगत प्रयास किए गए। इसमें नाम प्रमुख आता है वारेन हेस्टिंग्स और जोनाथन डंकन का। क्या लक्ष्य था, यहां तक स्थिति आपकी क्लियर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो प्रबुद्ध भारतीय थे, जो इनलाइटन इंडियंस थे और मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां, ये जो है सरकार पे दबाव बनाना शुरू करती हैं
क्या कि आप जो है इंडिया में भी एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है वेस्टर्न स्टाइल में शुरू करो, ठीक है। लेकिन इन दोनों का लक्ष्य अलग अलग था। एक तो जो प्रबुद्ध भारतीय थे उनका एम ये था कि जब हम वेस्टर्न कल्चर को पढ़ेंगे, आधुनिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो आधुनिक सोसाइटी का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम भी डेवलप होंगे और अंग्रेजों से हमारा तुलना जो है लेवल का होगा, ठीक है। वही मिशनरियां ये इनका लक्ष्य ये था कि यदि वेस्टर्न स्टाइल में लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी जानेंगे, इंग्लिश तौर तरीकों को समझेंगे, तो वेस्टर्न कल्चर को समझेंगे, तो इनका जो है ईसाईकरण जो है हम आसानी से कर सकेंगे। तो दोनों का अलग अलग लक्ष्य था, लेकिन दोनों ने मिलकर सरकार के ऊपर दबाव डाला कि इंडिया में भी एजुकेशन डेवलपमेंट करा जाए, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके बाद की स्थिति जो है, अगला कदम जो है कंपनी के अधीन शिक्षा का विकास होता है और 1813 का जो है चार्टर एक्ट आता है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करने को लेके, इंडिया में एजुकेशन को डेवलप करने को लेके पहला प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब इसका हम प्रयास देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया था, क्या क्या सोचा गया था कि इंडिया में एजुकेशन को कैसे डेवलप करा जाए, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था इस एक्ट के थ्रू कि स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, तथा आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। और इन सारे प्रयास को जो है पूर्ण करने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपये जो है प्रति वर्ष इसकी स्वीकृति दी, 1 लाख रुपए का अलॉटमेंट करा, ठीक है, हर एक साल के लिए, ठीक है। लेकिन इस रुपये के उपयोग को लेके, रुपये के खर्च करने के तरीकों को लेके जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है और 1823 तक जो है इसका कोई उपयोग नहीं होता है। और जब किसी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके या तौर तरीकों को लेके विवाद उत्पन्न होता है, तो एज यू नो कि वह काम जो है अपने जो मुख्य लक्ष्य होता है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन जो सिस्टम था वो और डाउनग्रेड होते चला गया। लेकिन इसके बाद भी जो है इसके बावजूद भी जो है जो व्यक्तिगत प्रयास थे वे जारी रहे। और इसमें जो प्रमुख भारतीय उभर के आते हैं वे थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्होंने 1817 में, माय डियर फ्रेंड, कब? 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया था। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। किसकी स्थापना के लिए? कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए 1817 में। आपने यहाँ पे देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक तो स्थिति आपकी क्लियर हो गई, हमने देख लिया। उसके बाद देखिए अब प्राच्य और आंग्ल विवाद आ जाता है, ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट जो है कंट्रोवर्सी वो उभर के सामने आ जाती है। उनका कहना ये था, जहां प्राच्यवादी ये कह रहे थे कि जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होना उसमें उनकी वृद्धि के लिए जो हम इंडियंस हैं उनको परंपरागत भारतीय साहित्य और भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए। उनका ये कहना था, ठीक है भैया, हम एजुकेट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल साहित्य है, इन सारी चीजों को हमें पढ़ाया जाए। वहीं आंग्ल ये कहते थे कि रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए आपको पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को जो है अध्ययन करना चाहिए और इसके अध्ययन को ये प्रोत्साहन देने की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आंग्ल का उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि आंग्ल लोग क्या कह रहे थे, इसमें कंट्रोवर्सी उत्पन्न ये हो गई कि जो लैंग्वेज है पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का क्या होना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे वर्नाकुलर मीडियम होना चाहिए, मतलब देशी भाषाओं में जो है हमें पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी, आंग्ल और प्राच्य विवाद आपको समझ में आ गया। काफी बार पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा इसे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और आ जाते हैं लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र पर। लॉर्ड मैकाले काफी खतरनाक व्यक्ति था। ये कैसे खतरनाक था मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र आता है 1835 ईस्वी में, ठीक है। इसमें
बहुत ही इंडियन साहित्य को, इंडियन लैंग्वेजेस को और काफी निम्न स्तर से देखा। इसने कहा कि एक बहुत बड़ी इंडियन लाइब्रेरी जो है पाश्चात्य संस्कृति का एक साहित्य की एक बुक से जो है काफी कम है, उसका लेवल जो है काफी कम है। तो इसने भारतीय साहित्य को यूरोपीय साहित्य से काफी निम्न स्तर का माना, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम भारतीयों के ऐसे फौज तैयार करें, फौज मीन्स ऐसे भारतीयों को तैयार करें कि जो भाषा और उसकी कलर से जो है इंडियन हो, लेकिन जिसकी सोच जो है वह अंग्रेजों जैसा हो, जिसका टेस्ट जो है वह अंग्रेजों के जैसा हो, जिसका चाल चलन जो है वह अंग्रेजों के जैसा हो। ये लोग ये चाहते थे कि कहीं भविष्य में यदि हम आउट भी हो जाएं तो हम ये परमानेंट इनको मेंटली रूप से गुलाम बना के जाएं, जो आजकल प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलता है। जब हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण में अंतर होता है। तो इन्होंने हम भारतीयों को जो है पाश्चात्यकरण कर दिया, हम भारतीयों का, ठीक है। तो हमने ये देखा, पहला क्या देखा कि मैकाले ने भारतीय साहित्य को यूरोपीय साहित्य की तुलना में काफी निम्न स्तर का माना, और उसने यह माना कि भारतीयों को अंग्रेज बनाना है हर एक तरीके से, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का, इस विचारधारा का समर्थन होता है सरकार के द्वारा और नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत हो जाती है। जब इस कॉन्सेप्ट पे शुरुआत होती है तो चूंकि आपने देखा था कि पाश्चात्य संस्कृति और साहित्य को और विज्ञान को इंग्लिश में ही पढ़ाना है, लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाना है, तो इससे क्या हो जाएगा, साधारण की शिक्षा जो है, जनसाधारण की शिक्षा उपेक्षित हो गई, ठीक है, और धीरे धीरे और डिग्रेड होते गया। इसमें इन्होंने ये सोचा था कि हम ऊपरी लेवल को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, और धीरे धीरे ये लोग जो है अपने हमारे स्तर के जो भी एजुकेशन है उसको लो लेवल पर भी, जो जनसाधारण है उस तक भी पहुंचा देंगे, और इसी को इन्होंने नाम दिया अधोगामी विप्रेशन का सिद्धांत, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियरी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत क्या है, हमेशा एग्जाम में पूछता है माय डियर फ्रेंड। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। हमने देखा कि मैकाले के स्मरण पत्र का समर्थन होता है सरकार के द्वारा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो है काम करना शुरू किया जाता है। उसी क्रम में आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न हमेशा अराइज होता है, तो आप ध्यान में रखना। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आता है, 1854, आल्सो नोन एज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रस्ताव दिए गए थे, क्या क्या सुझाव दिए गए थे भारतीय एजुकेशन को डेवलप करने को लेके, हम देखते हैं। पहला प्रयास था कि भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित यह पहला विस्तृत प्रस्ताव था, हमने देखा। इन्होंने आगे कहा कि सरकार जो है जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि गांव में जो है देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। तो आपने देखा कि डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियरी जो है इस कॉन्सेप्ट से, इस सुझाव से कहीं ना कहीं कागजों में सिमट के रह जाती है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा। मैकाले का जो कॉन्सेप्ट था कि गांव में जब देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं शुरू करी जाएंगी तो लोग जो है देशी भाषा में ही तो पढ़ेंगे। इन्होंने आगे सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा, उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी होनी चाहिए तथा स्कूल स्तर की शिक्षा जो है देशी भाषाओं में होनी चाहिए। इन्होंने आगे सुझाव दिया स्त्री और व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल देना चाहिए इसको लेके। तो ध्यान में रखिएगा, कोई पूछे यदि स्टेटमेंट दे दे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के सुझाव के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, तो और दे दे कि इन्होंने स्थिति और व्यवसायिक शिक्षा पे बल नहीं दिया था, तो आप क्या मानोगे, वह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है स्थिति शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा पर काफी ज्यादा बल देने की बात करी थी, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा था, आगे के सुझाव में इन्होंने बताया था कि लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना होनी चाहिए तथा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वह धर्म निरपेक्ष एजुकेशन हो, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि शिक्षा का नीति का उद्देश्य जो है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है, हम अपने इस लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। तो आई होप कि आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का जो भी रिकमेंडेशन था काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इस सुझाव के बाद, इस डिस्पैच के बाद जो है 1857 में 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। तथा जेईडी बेथुन के द्वारा, ये हेड ऑफ एजुकेशनल काउंसिल थे, इनके द्वारा, इन्हीं के प्रयास से 1849 में जो है स्त्री शिक्षा के लिए बेथुन स्कूल की स्थापना भी की गई। तो कोई कहे बेथुन स्कूल की स्थापना कब करी गई, किसने किया, आपको पता होना चाहिए। जेईडी बेथुन हेड ऑफ एजुकेशनल काउंसिल, एजुकेशन काउंसिल के हेड थे और 1854 में स्त्री शिक्षा के लिए बेथुन स्कूल की स्थापना करी थी। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को लेके कोई फैक्ट डालते हो तो ये बेथुन के बारे में आप जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि आपका जो है आंसर राइटिंग में मल्टीपल अप्रोच आता है। आगे के क्रम में जो है पूसा, जो कि बिहार में कृषि संस्थान की स्थापना की गई। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि पूसा की स्थापना किस सन में की गई थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, हमने चार्ल्स वुड डिस्पैच देख लिया। अब देखिए, चूंकि इसी बीच 1857 का व्यापक विद्रोह होता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कल पढ़ाई करी थी, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन का कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि क्राउन के शासन में शिक्षा का विकास किस तरीके से होता है। माय डियर फ्रेंड, इसके अंतर्गत पहला कमीशन आता है, पहला आयोग आता है हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में, ठीक है। अब इनका क्या प्रस्ताव था, इनके क्या रिकमेंडेशन थे इंडिया में एजुकेशन को डेवलपमेंट करने को लेके। इनका जो ध्यान था केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर था, ठीक है। किसका, हंटर शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी प्रीलिम्स में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसका फैक्ट उसमें और उसका फैक्ट्स जो है इसमें डालता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो आप जो है इस चीज से बचिएगा, और जो मेन लक्ष्य है किसी भी आयोग का, एजुकेशनल या किसी भी हिस्ट्री में या कहीं भी आप पढ़ो, तो एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। तो हंटर शिक्षा आयोग का क्या ध्यान था, केवल प्राइमरी और ये माध्यमिक शिक्षा है, इस पे इनका ध्यान था। क्यों, क्योंकि पहले के आयोग के द्वारा, पहले के प्रयासों में जो है इनकी अपेक्षा करी गई थी, ठीक है। और 1870 में एजुकेशन जो है प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया गया था। क्योंकि प्रांतों के पास उतने संसाधन नहीं थे, तो वे लोग जो है एजुकेशन पे कम ध्यान दिए और एजुकेशन का स्टेटस जो है काफी गिर गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया, ये देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान तथा यह स्थानीय भाषा में होना चाहिए, इन्होंने ये कहा था। उसके बाद प्राथमिक पाठशालाओं का जो है नगर और जिला बोर्डों को नियंत्रण दे दिया जाए। तो इनका हमने रिकमेंडेशन पढ़ लिया। हंटर शिक्षा आयोग का लक्ष्य क्या था, प्राथमिक और माध्यमिक एजुकेशन पर ध्यान देना, और जो है जो एजुकेशन है यह स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। इसका कंट्रोल नगर और जिला बोर्डों को देने की बात करी गई थी, ठीक है। इसी सुझावों को जो है इस पे ध्यान दिया गया और 20 वर्षों तक लगातार शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ इंडिया में। और इसी बीच जो है 1887 में प्रयागराज विश्वविद्यालय, जो अभी प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, तो प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में करा गया। अब हम आगे देख लेते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में। देखिए, इसका एक एम जो सरकार के द्वारा लाना था, यदि एक लाइन में बताना चाहूं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, ब्रिटिश सरकार, कि हमारे द्वारा स्थापित संस्थाओं में ही पढ़ के भारतीय जो है हमारे विरुद्ध हो जाए। तो इसका उद्देश्य ये था कि विश्वविद्यालय पे किसी न किसी भी तरीके से जो कड़ाई है वो लागू किया जाए और सरकार की पकड़ जो है इस पे ज्यादा बनाया जाए। इसके कुछ सुझावों को देख लेते हैं। देखिए, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी विश्वविद्यालय के लिए रिकमेंडेशन करने को लेके। यह कमेटी जो है गठित की गई थी 1902 में,
ठीक है, 1902 में गठित की गई थी और इसी के रिकमेंडेशन पे जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। यदि इसके प्रमुख सुझावों की बात करें तो इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय को जो है अध्ययन और शोध पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए, न कि अन्य गतिविधियों पे। आगे इन्होंने बताया था कि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या पहले तो एक तो कम करो, ठीक है, तथा उसकी अवधि को भी, अर्थात एक बार इसमें आ जाते हैं तो आजीवन बने रहते हैं, तो उनकी अवधि को भी जो है कम करो। ठीक है, आप देख रहे हैं ना। दूसरा इसमें अगला सुझाव था कि सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाए, जो कि मैंने पहले कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था सरकारी नियंत्रण को जो है विश्वविद्यालयों पे बढ़ाना। ठीक है, और इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रिकमेंडेशन था उसमें ये बताया गया था कि गवर्नर जनरल को जो है विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिकोड अगर मैं करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि गवर्नर जनरल जो है विश्वविद्यालय का जो क्षेत्रीय निर्धारण है वह एक तो करेगा। उसके बाद सरकारी नियंत्रण की बात करी जाए तो मान लीजिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को सबसे पहले सरकार से पास करवाना चाहिए, और सरकार यदि उस पे किसी भी तरीके की बदलाव की कोशिश करती है, उसमें चाहती है कि ये बदलाव हो, तो बदलाव होगा ही। ठीक है, तो इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा जो है विश्वविद्यालयों पर, विश्वविद्यालय अधिनियम काफी बार पूछता है 1904, ध्यान में रखिएगा, विश्वविद्यालय पे सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया। अब देख लेते हैं अगला आयोग जो था वह था सैडलर आयोग। 1917 से 1919 इसका जो है कार्यकाल रहा था। सैडलर विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग, सॉरी, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग भी, चूंकि इसका मेन जो कार्य क्षेत्र था कलकत्ता विश्वविद्यालय से रिलेटेड था, लेकिन इसके रिकमेंडेशन जो थे भारत के हर एक विश्वविद्यालयों पे लागू होते थे। इन्होंने इसमें कहा था कि स्कूली शिक्षा जो है 12 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाने में जो है कोई कठोरता नहीं अपनाया जाना चाहिए। जहां पे एक तरफ सरकार जो है, एक तरफ विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालयों पे जो है सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने की कोशिश करी थी, कोशिश क्या करी थी, बढ़ाया था। वहीं सैडलर ये कहते थे, सैडलर साहब, कि विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाने में सरकार को जो है कोई ज्यादा कठोरता नहीं अपनानी चाहिए। इन्होंने आगे कहा था कि महिला शिक्षा और अनुप्रयुक्त विज्ञान, बोले तो अप्लाइड साइंस, ठीक है, एवं तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इन्होंने आगे बताया था कि अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, चूंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है और द्वैध शासन प्रणाली जो है शुरू हो जाती है फिर से, और एजुकेशन को जो है प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो द्वैध शासन के अधीन जो है शिक्षा को इनहेंस करने को लेके सरकार के द्वारा और जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया था, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें 3 रिकमेंडेशन जो है काफी महत्वपूर्ण हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। पहला तो है हार्टोग समिति 1929, हार्टोग समिति 1929, मूलभूत शिक्षा की वार्धा योजना 1937 और शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944। ठीक है, देखिए ये माइंड मैप मैंने बना दी है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, और जो भी पेड वर्जन से पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनको पीडीएफ शेयर किया जाता है, वो आराम से इन चीजों को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिकॉल कर सके और दोहरा सके। तो हार्टोग समिति 1929 का क्या रिकमेंडेशन था हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा पर महत्ता देना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा पे जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पे जोर देना चाहिए, तथा समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहिए, न कि वैसे विद्यार्थी जो समर्पित नहीं है, जो डेडिकेटेड नहीं है, वे उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में प्रवेश ना करें।
ठीक है। इन्होंने आगे बताया था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियम जो है वो काफी कठिन होना चाहिए। टेस्ट वगैरह के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू जो बच्चे यदि सिलेक्शन लेते हैं, जो कैपेबल है विश्वविद्यालय में शामिल होने को लेके, उनका ही एडमिशन होना चाहिए। क्योंकि इस समय तक ना विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो स्टैंडर्ड था काफी गिर चुका था। ठीक है। वहीं मूलभूत शिक्षा की वार्ता योजना 1937 की बात करें तो ये देखिए, ये गांधी जी के द्वारा जारी लेखों यंग इंडिया में उन्होंने काफी सारा लेख प्रकाशित किया था गांधी जी का। उन्हीं के सुझाव पे, उन्हीं लेखों से प्रेरित होकर जो है जाकिर हुसैन समिति बनाई गई थी और इसी के रिकमेंडेशन पे जो है ये मूलभूत शिक्षा की वार्ता योजना 1937 जो है लाया गया था। इसमें बताया गया था कि शिक्षा के प्रथम 7 वर्ष जो है निःशुल्क और अनिवार्य होने चाहिए। ठीक है। तथा कक्षा 2 से 7 तक की शिक्षा का माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए। और मूल उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मूल एम जो था, मेन एम जो था, वह गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना था। ठीक है। तो हमने देखा हारटोग समिति 1929 और मूलभूत शिक्षा की वार्ता योजना 1937। अब देख लेते हैं शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में क्या कहा गया था। ठीक है। इसमें जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण पे बल दिया गया था कि शिक्षकों को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, हर एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए कि वे पठन पाठन का कार्य जो है बढ़िया तरीके से कर सके और एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है इनहेंस हो सके। इन्होंने आगे बताया था कि उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है। तथा तकनीकी, वाणिज्यिक और कला विषयक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था द्वैत शासन के अधीन शिक्षा को लेके किया गया प्रयास, एजुकेशन एनहांसमेंट को लेके किया गया प्रयास। ठीक है। यहाँ से फिर भारत आजाद होता है, उसके बाद जो है अनेक कमिटियां बनती हैं और 2020 में जो नवीनतम शिक्षा नीति आई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो अलग पढ़ने का विषय है। यहाँ तक जो है भारत के आजादी तक जो भी हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेके अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजी प्रशासन के अधीन हमने जाना। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।